दिया जाता है कि आप तो मेहमान हैं, आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये विरोधाभास समझ में नहीं आता। क्या बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है गैर अपात्र लोगों से शिक्षा दिलवा करके? क्या सरकार इन शिक्षकों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ कर रही है कि इनको पहले इनविटेशन देकर के बुला लिया जाता है भोपाल और फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप मेहमान हैं? तो ये तो बहुत ज्यादा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे ऐसे तो। बिल्कुल सही है। और मान लो मेहमान भी हैं तो मेहमान भी तो देवता ही होता है अपने यहाँ। और 15 साल से कोई रहता है तो वो मेहमान थोड़ी होता है। 15 साल से शिक्षा 15 साल कौन मेहमान रहता है सर? एडजस्ट कर दिया, उस एडजस्ट करने को वो फाइनल करने के लिए आपने सीनियर को अतिशय कर दिया। तीसरा मोर्चा आपने अतिथि शिक्षक का खोल दिया, उसको उस पद पे भर्ती करने की बात कर दी। पद एक पद है, उसमें उस पद का प्रभाव व्यक्ति भी जाएगा, इधर से अतिशेष भी जाएगा, उधर से अतिथि शिक्षक भी वहाँ फॉर्म भरेगा। तो आप दोगे किसको? पहले विभाग को अपना पोर्टल सही करना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल सही किया नहीं वो उन्होंने डीओ से और जो प्रिंसिपल उनसे जानकारी मांग के भरी नहीं। पिछले साल की जो आंकड़े उसके आधार पे आप इस बार अतिशेष की पूर्ति कर गए, उसके आधार पे आप अतिथि शिक्षक की भर्ती कर गए। तो पूरी ये जो गलती है विभाग के अधिकारियों की है, उनको पहले एक या तो उच्च पद का रमेश जी मुझे एक आंकड़ा चाहिए। रमेश जी मुझे एक आंकड़ा चाहिए। रमेश जी मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक आंकड़ा बताइए कि पिछली साल कितने अतिथि शिक्षक जो काम कर रहे थे और इस साल कितना कम हो गए अतिथि शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई, ये जानना चाह रहा हूँ। आ गया मिलन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए कम से कम जो जिन अतिथि शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, ऐसे 10 से 15 हजार बड़े होकर होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी अतिथि शिक्षक को ना ही निकाला जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार। मिलन जी की आवाज चली गई है, प्लीज मिलन जी की आवाज दीजिए। मिलन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मिलन जी कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं जल्दी से आ जाता हूँ राम पांडे जी के पास। राम पांडे जी देखिए, एक तरफ तो मैं अभी जो आंकड़ा दिखा रहा हूँ, करीब 1275 स्कूल जहाँ है वहाँ टीचर ही नहीं है। 6858 है ऐसे स्कूल जहाँ केवल एक शिक्षक है। तो अगर इन्हीं को जोड़ दूं तो करीब 7-8 हजार तो ये वो स्कूल है जहाँ पर फौरी तौर पर सीधे लोगों को भेजना है और 1 लाख पद अभी भी खाली है। तो अब निकालने का सवाल कहां से पैदा हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आता ये शिक्षा विभाग के अधिकारी कहां से गणित पढ़ के आते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो ये निकालने की बात दिमाग में आती कौन सा गणित है इनको जो बताता? भाई आप उसका युक्तियुक्तकरण कर दिए ना कि जहां नहीं है वहां भेजिए, लेकिन निकालने का 1 लाख पद खाली है और आप 10 से 15 हजार लोगों को निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम नई भर्ती कर लेंगे या हम यहां से भेज देंगे। कैसे हो सकता है पॉसिबल? ट्रांसफर तक तो समझ सकता हूं, लेकिन नौकरी चली जाए कैसे होगा? धोखा दे रहे हैं प्रदेश की जनता को। और आप ये समझ सकते हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था का ये हाल होगा तो फिर देश प्रदेश नहीं सुधर सकता है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो किसी भी देश प्रदेश की नींव होती है। शिक्षित इंसान ही अपने देश के विकास में भागीदारी कर सकता है और ये अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं करेंगे। और मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि अभी राठौर साहब ने कहा कि जो उनकी जो सैलरी थी, मानदेय था, जो डबल किया जाना था वो तक नहीं किया गया। अब सोचिए, वर्ग 3 को 5000 मिल रहा है, वर्ग 2 को 7000, वर्ग 1 को 9000। 5000 वाले को जब डबल किया जाएगा तो 10,000 होगा, वर्ग 2 का 14,000 होगा और उनका 18,000 होगा। और परमानेंट होने के बाद तो मैं समझता हूँ कि मिनिमम 20-25 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी। तो जब ये 5000 वाले को 10,000 नहीं दे पा रहे हैं तो ये 25,000 क्या देंगे? तो ये सरासर अतिथि शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। और आज के जमाने में जब सुबह से शाम तक हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो क्या 5,000 रुपए में खर्चा चलता है? आज 400 रुपए किलो धनिया है, ठीक है, सब्जियों के दाम जो है 100 रुपए किलो के ऊपर जा रहे हैं, कितनी महंगाई है। तो 5,000 रुपए आप अतिथि शिक्षक को दे रहे हैं, आपने वादा किया था डबल करेंगे, आप 10,000 भी दे देंगे तब भी उसका खर्चा नहीं चलेगा। गलती से वो बीजेपी की पिच पर चले गए सर, अब वो आपको वहां पर वेतन भोगी से जोड़ देंगे मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मिलन जी हमारे पॉइंट पर रहें। मिलन जी मुझे ये बताइए सर, देखिए आपने कह दिया कि शिवराज जी ने कहा था हम कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया सैलरी डबल करने का, नहीं हुई। 50% आरक्षण देने का, नहीं हुआ। गुरुजी की तरह पात्रता परीक्षा लेने की, नहीं हुई। तो जो वादे किए वो भी तो पूरे नहीं हुए सर, वो कब पूरे होंगे?
अभिलाष जी देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। वो मध्य प्रदेश के हर इसमें निर्णय लेती है, इस निर्णय को भी लेंगे। देखिए हम विचार ये नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, लेकिन इसकी नीति बनेगी, इसकी पारदर्शिता के साथ कैसे नियमित किया जाए, इस पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन ये कह देना और राजनीति के टूल किट कांग्रेस की बिल्कुल ना बने। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से, ये कांग्रेस के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि ये तो सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, आपको कभी हित नहीं कर सकते हैं। आज वेतन की विसंगति दूर करके नियमित शिक्षकों की सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, कभी इनके समय 2-2.5 हुआ 32 माह, आज 80 हजार के ऊपर सैलरी है। और रही बात अतिथि शिक्षकों की वेतन विसंगति को, उसको लेकर जो हमने वादा किया उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा करेंगे। ना ही अब पर्चियों पे कांग्रेस के कालखंड की तरह, ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता है, तबादला उद्योग चलता है, और ना ही इनको कर्मी कहा जाता, सम्मानजनक। और मैं विश्वास दिला रहा हूं राठौर साहब यहाँ राठौर साहब, चलिए आपकी भावना मैं समझता हूँ, बीजेपी की भावना समझता हूँ, लेकिन ये शिक्षा मंत्री का कैसा सम्मान है कि मेहमान कोई घर पे कब्जा थोड़ी कर लेगा? ये बयान आपको लगता है ठीक है? शब्द को लेकर आपत्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन वो किस संदर्भ में, किस सापेक्ष में, किस पत्रकार की टिप्पणी पे उन्होंने कहा, उस पर मुझे लगता है चर्चा की जानी चाहिए। वो वही स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन इस शब्द के तहत हम गुरुजनों का अपमान नहीं करते हैं, ना ही हमारी मंशा है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनके नियमितीकरण के लेकर इनकी जो विसंगतियां उनको दूर करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या इनके बायलॉज है, उस पर चिंतन मन करके निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अंतिम में योगीराज योगेश जी आपके पास आ रहा हूं सर। मुझे ये बताइए सर, 15 साल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इन्हीं गुरुजियों के हवाले, इन्हीं अतिथि शिक्षकों के हवाले थी 15 साल से। ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, 15 साल से यही लोग हैं जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश अगर बीजेपी कहती कि हमने बना दिया 15 सालों में, गरीब से विकसित विकासशील बना दिया, बीमारू राज्य से आज हमने सुनहरा मध्य प्रदेश बना दिया, तो उसमें इनकी भी थोड़ी बहुत ही सही भूमिका तो होगी। और फिर यह कह दिया जाता है कि आपकी पात्रता परीक्षा ली जाएगी, फिर यह कह दिया जाता है कि आपसे बीएड भी मांगेंगे, डीएड भी मांगेंगे, फिर यह कह दिया जाता है कि आपके पैसे बढ़ाएंगे, उस पर हम विचार कर लेंगे, और फिर यह कह दिया जाता है कि आप तो मेहमान हैं, आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये विरोधाभास समझ में नहीं आता। क्या बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है गैर पात्र अपात्र लोगों से शिक्षा दिलवा करके? क्या सरकार इन शिक्षकों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ कर रही है कि इनको पहले इन्विटेशन देकर के बुला लिया जाता है भोपाल, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप मेहमान हैं? तो ये तो बहुत ज्यादा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे ऐसे तो। बिल्कुल सही है। और मान लो मेहमान भी हैं तो मेहमान भी तो देवता ही होता है अपने यहाँ। और 15 साल तक कोई रहता तो वो मेहमान थोड़ी होता है। 15 साल से शिक्षा, 15 साल कौन मेहमान रहता है सर? जी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तो घर का सदस्य हो गया 15 साल, जो मेरे घर में रह गया। मेहमान नहीं, उनको भी घर ना, मेरे घर में मेरे एक कजन ब्रदर आए थे पढ़ाई करने के लिए, वो 3 साल रहे थे, लेकिन 2-4 दिन बाद हमने उनको घर का परिवार का सदस्य मान लिया था। वो अपनी ग्रेजुएशन करके चले गए, लेकिन वो जब तक रहे वो हमारे परिवार के सदस्य के तौर पर रहे। फिर हम उनको मेहमान नहीं मानते थे, क्योंकि हमको पता था कि वो हमारे शहर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये मानसिकता तो भारतीय परंपरा की रही है। हम तो 15 साल बाद भी उन्हें अपना स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक पिक्चर आई थी बीच में, अतिथि तुम कब जाओगे। हाँ। हो सकता है इस वाले सिद्धांत पर चल रही हो सरकार, लेकिन एक बात ये जरूर है कि एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। 15 साल से ये जो गुरुजी अतिथि शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल प्राइमरी लेवल के लोग, उसमें पीएचडी और फिलोसफी और इन सबसे एमफिल लोग हैं उसमें, मतलब वेल हाईली एजुकेटेड लोग हैं। तो आप उनको ऐसे नकार नहीं सकते। लेकिन आपने अभी चर्चा के बीच में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जो है गणित बहुत कमजोर है। मैं तो ये कहता हूँ कि ना केवल उनका गणित कमजोर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कितने शिक्षकों की कमी है, उनका भूगोल भी कमजोर है, उनको ये नहीं पता कि किस जगह कितने शिक्षकों की जरूरत है। केवल उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, अर्थशास्त्र बहुत अच्छा है उनका, वो तो वे जानते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा या कैसे कर्मचारियों का पैसा कैसे रोका जाए। तो जब आप इस मानसिकता से काम करेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। शिवराज सिंह चौहान की इस मामले में बहुत तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने खुले दिल से जिन शिक्षकों को 500 रुपए मिलते थे उनको आज 50,000 कर दिया। यही मानसिकता की अब जरूरत है। जो अतिथि शिक्षक है वो वेल क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको नियमितीकरण किया ही जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने चर्चा में पहले ही बताया था, ये सब चुनाव के साल 6 महीने पहले होगा। अभी मेरा ये मानना है तब तक हो सकता है कि जिसकी चिंता रमेश जी कर रहे हैं, जिसकी चिंता आपकी योगीराज योगेश जी, मेरी
और चाहे वो रमेश जी, आडंबर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नई सरकार के सामने रच रखा है। सरकार को भी देखना होगा संजीदगी से कि ये जो डेटा दे रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है, और अतिथि शिक्षकों से भी संवाद करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन रखता हूं कि सरकार संवेदनशीलता से विचार करेगी, पर कोशिश यही है कि एक भी अतिथि शिक्षक की नौकरी ना जाए। आपके पास अगर कमी है तो आप नौकरी से निकालने के लिए नहीं, इन लोगों को कैसे रेगुलर कर सकते हैं, नए लोग कहां से आ सकते हैं, कैसे नियुक्ति हो सकती है, उस पर विचार करें अधिकारी, तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बहुत आसान तरीका होता है कि खर्चा कम करना है तो नीचे से सबसे कम बेचारे जो सबसे मजलूम लोग हैं उनकी छटनी करनी शुरू कर दो। तो तमाम तरीके से शिक्षा विभाग का खर्च भी कम हो सकता है, शिक्षा विभाग के ऊपर जो पड़ रहा आर्थिक बोझ है वो भी कम हो सकता है, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है अगर इच्छा शक्ति अच्छी है। सरकार की इच्छा शक्ति साफ है, सरकार ने पहले वादा किया था, अभी भी कह रही है, पर लगता है कि कुछ अधिकारी राह का रोड़ा बन गए अतिथि शिक्षकों के। अब देखते हैं कि उनकी चलती है या सरकार की मंशा कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी, राम पांडे जी, रमेश राठौर जी, योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।